अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। समा टीवी के हवाले से एक तहलका खेज दावा सामने आ रहा है। जो हुकूमत, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मामला चल रहे हैं, उस हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर रिपोर्ट हुई है। समा टीवी के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट में बातचीत का आगाज़ हो गया है और आसिफ अली जरदारी साहब इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पहले आपको तफसील बता देता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। समा न्यूज़ के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान एक हफ्ते के दौरान 3 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जिसकी अंदरूनी कहानी बकौल समा टीवी के वो सामने ले आए हैं। उनका दावा है कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का लहजा नरम करवाने के लिए आसिफ अली जरदारी सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने दोनों को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर तैयार करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आसिफ जरदारी के मुश्तरका दोस्तों ने इस्टेब्लिशमेंट और साबिक सदर के दरमियान रब्ता करवाने के लिए पुल का किरदार निभाना शुरू कर दिया है। आसिफ जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया गया है, जिसके बाद साबिक सदर अपनी बीमारी या अलालत को भूलकर नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के बयानिए से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और नवाज शरीफ के मामलात में मुफाहमत के तौर पर डील करवाने में मसरूफ़ है। पीडीएम की तहरीक कुछ दो और कुछ लोगों के मराहिल में अब बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुकी है। ये समा टीवी का दावा है और उनका कहना है कि आसिफ जरदारी खुद इस मामले पर नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, जबकि कुछ रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हुए इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम बताया और इन्हें एतमाद में भी लिया है। इस हवाले से एजेंडा तैयार किया जा रहा है। पहले मरले में पीडीएम की तहरीक नून लीग के सख्त बयानिए में नरमी लाई जाएगी, जिसके बाद मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और फजलुर रहमान के सख्त अल्फाजों की गोलाबारी को कम करवाया जाएगा। नवाज शरीफ पर गद्दारी समेत दीगर अहम इल्ज़ामात के दबाव को भी कम करने पर इस हवाले से गुफ्तगू की गई है। इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान में और आसिफ जरदारी पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ जरदारी के दरमियान रब्ता करवाने वाली तीसरी कुव्वत पीडीएम के तजवीज़ करदा शराइत कबूल करती है तो बात आगे बढ़ेगी, जो कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मुश्तरका तौर पर तय कर रहे हैं। अगर पसे पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये कहा जा रहा है कि तहरीक में मज़ीद तेज़ी आएगी। पीडीएम की तहरीक के दूसरे मरहले से कबल एक मुस्बत पैगाम मिला है। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने होंगे तो तहरीक को भी कम करना होगा, ताहम डील से पहले एहतजाज और मुज़ाहरे इसी तरह जारी रहेंगे। वैसे अगर आप देखें तो कोयटा जलसे के बाद मुल्तान जलसे में भी इतनी सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की गई और तमाम तोपों का रुख इमरान खान की तरफ था। अब लाहौर जलसे से उम्मीद की जा रही थी। आज जज अरशद मलिक साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं कोरोना के बाइस, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, पर उनके हवाले से एक वीडियो का बड़ा चर्चा रहा कि मुल्तान जलसे में चलाई जाएगी, कि लाहौर जलसे में चलाई जाएगी या कोयटा जलसे में चलाई जाएगी नून लीग की जानिब से। तो उसकी फिर से बाज़गश्त है कि देखना है कि लाहौर जलसे में वो वीडियो चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की ज़बान के अंदर तलखी कायम रहती है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या नहीं, और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह लताड़ते हैं जिस तरह वो पहले बात करते आए हैं और वो जिस तरह मुखातिब करते आए हैं, और इसी तरह नवाज शरीफ के हवाले से भी बयानियाँ देखना। अगर इसमें लचक पैदा होती है तो इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान राब्ते होना शुरू हो गए हैं और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी है और कोई मुफाहमत हो सकती है, जो कि पीडीएम के हवाले से तो एक खुशाइन चीज़ है, पर हुकूमत के हवाले से उसके लिए ख़तरे की घंटी खड़े कर देने के मुतरादिफ है। तो देखना है कि सियासी बसात किस तरफ बैठती है और क्या हालात का रुख इख्तियार करते हैं और मामलात किस तरफ चलते हैं। तो ये लाहौर जलसे के करीब करीब वाज़ह हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं पसे पर्दा और आसिफ जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं या मुफाहमत करवा रहे हैं, तो ये इस लाहौर के जलसे में पता लग जाएगा। अगर अरशद मलिक की वीडियो, मुबीना वीडियो, जिसके बारे में बहुत दफ़ा जिक्र भी किया गया और बड़ी बातचीत भी हुई, अगर वो नहीं चलाई जाती तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का नाम ना लिया गया, जिस तरह के पहले जलूसों के अंदर लिया जाता रहा है पीडीएम के, तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी
اہم رابطے ہو چکے ہیں اور معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملتان جلسے کے اندر تو حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ وہاں سے ویڈیو لنک سے خطاب نہیں کیا جا سکتا تھا, تو بلاول زرداری صاحب نے بھی نہیں کیا اور نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کیا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لاہور جلسے کے اندر حکومت تو اعلان کر چکی ہے کہ اس نے فری ہینڈ دینا ہے اور کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کرنی, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرنی, کسی کو نہیں روکنا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لاہور جلسے کے اندر پی ڈی ایم کیا لائے عمل اپناتی ہے, کیا طریقہ کار اپناتی ہے, اور سب سے اہم چیز لوگوں کی تعداد جتنی بھی ہو, لوگ جتنے بھی آئیں, اس سے بھی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پی ڈی ایم کیا موقف اپناتی ہے اور آئندہ کا کیا لائے عمل دیتی ہے. یہ بات تو طے ہے اور سب کو اس حوالے سے اب معلوم ہو چکا ہے کہ لاہور جلسے کے بعد پی ڈی ایم ایک لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے جو کہ اسلام آباد کی طرف جائے گا اور حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے کی پی ڈی ایم کوشش کرے گی. اب اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کیا وعدے وعید ہوتے ہیں. ایک بار پھر پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بازگشت ہے, تو یہ دیکھنا ہے کہ اب کس طرف چلتے ہیں معاملات اور کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے مذاکرات ہوتے رہے ہیں. اگر آپ کو وکلا تحریک کے دوران لانگ مارچ یاد ہو تو نواز شریف صاحب گجرانوالہ ہی پہنچے تھے تو لانگ مارچ ختم کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز حلقوں اور نواز شریف کے درمیان خاصے رابطے رہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے تو 126 دن کا دھرنا بھی دیا, تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بات چیت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور اس طرح معاملات ہوئے ہیں. خصوصی طور پر جو ان کے کزنز تھے طاہر القادری صاحب کی جماعت, طاہر القادری صاحب کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں پنڈی بھی گئے اور وہاں پہ کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی اور وعدے وعید کیے اور معاملات طے کیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم لاہور کے جلسے میں اگر سخت الفاظ نہیں استعمال کرتی اور لوگوں کے نام نہیں لیتی اور کوئی سخت موقف نہیں اختیار کرتی اور اس کے بعد اگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کا آگے کا عمل کیا ہوگا. جا کے یا تو اسلام آباد میں وہ دھرنا دے کر بیٹھ جائے گی یا وہ جا کے صرف ایک لانگ مارچ کر کے اور ایک آدھے دن کا شو ہوگا اور اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے. تو بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لاہور میں اس وقت, کافی گہما گہمی ہے. اس حوالے سے میں خود لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, تو پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے جو نون لیگ ہے, نون لیگ کا یہ گڑھ ہے اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے لاہور کے اندر. خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو ورکرز کارنرز میٹنگز ان کی کافی زور و شور سے جاری ہیں اور تیاری ان کی عروج پر نظر آتی ہے. خواجہ عمران نذیر اور علی پرویز ملک اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں اور لاہور جلسے کے انتظامات کے حوالے سے وہ سب سے فرنٹ فٹ پر ہیں, اور خواجہ سعد رفیق اور باقی دوسرے لیڈران بھی نون لیگ کے ان کے ساتھ ہیں, جیسے رانا ثناءاللہ وغیرہ. تو امید کی جا رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک بڑا پاور شو ہوگا لاہور میں 13 تاریخ کو. تو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے اس حوالے سے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.